नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन जब मैं सोचता हूं तो मुझे खुशी होती है कि मैंने जो कुछ भी किया सही किया, क्योंकि सबसे ज्यादा जो सीख मुझे मिली है वो मुझे अपनी गलतियों से मिली है। आज मैं जो कुछ भी हूं वो उन गलतियों की वजह से भी हूं। मिलिए 12वीं पास आमिर हुसैन खान से, एक जुनूनी अभिनेता, एक उम्दा कलाकार। जिसका नाम बॉलीवुड में सबसे ज्यादा हिट फिल्मों के साथ जुड़ता है। फिल्म यादों की बारात में 9 साल का वो रतन आज हिंदी सिनेमा का सबसे सफल अभिनेता बन चुका है। 14 मार्च 1965 को मुंबई के होली फैमिली अस्पताल में प्रोड्यूसर पिता ताहिर हुसैन के परिवार में एक लड़का पैदा हुआ। नाम रखा गया आमिर। चाचा नासिर हुसैन ने 9 साल के आमिर को यादों की बारात के सेट पर देखा और शुरू हो गया कामयाबी का एक ऐसा सिलसिला जिसने हिंदी सिनेमा को आज के दौर का सुपरस्टार दिया। हेड पे मतलब जो मेकअप लगाते थे, मैं छोटा था मुझे बड़ी कोफ्त होती थी उस मेकअप में, अजीब इसका स्मेल आता था। बहुत सारे लोग थे सेट पे, बहुत शोरगुल था, मैं बड़ा नर्वस। लेकिन 90 के दशक के शुरुआती दौर में जब पश्चिमी सभ्यता बाजारवाद हिंदुस्तान की नई पीढ़ी पर हावी हो रहा था, अर्बन इंडिया जब कॉलेज में रोमांस में डूबा था, तभी जन्म हुआ एक नए सुपरस्टार का। हमारे लिए कॉलेज का ये आखिरी दिन है और मैं जानता हूँ कि आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ न कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। हिंदी सिनेमा के सबसे बेजान दौर में एक बार फिर से रोमांस ने वापसी की। मामा! मामा! बेबी! मामा! मिया! खाइए तो सही। मामा मिया! मीठे से भी मीठा मामा मिया। जौनपुर से आ रहा हूँ, यहाँ के जाऊंगा। मार्केट घड़ी क्यों देख रहे हो भाई, देरी हो रही क्या? गुड आफ्टरनून बोलना था, पहले गुड मॉर्निंग बोल दिए कि आप पहली बार मिले। ये है प्योर और सिंपल तरीका नौकरी पाने का। कौन मारेगा सेल्स की बाजी, लखनऊ और मेरे दोस्त रुचि जिन्होंने काम किया फिल्म में, रुचि, मैं, कभी कभी मंसूर और उनकी सिस्टर मुझे, हम लोग सब गाड़ी में निकलते थे रोड पे और टैक्सी और ऑटोस को रोकते थे। हम लोग बोलते थे कि भैया आप ये चिपकाइए, फिल्म आने वाली है। तो कुछ लोग तो चिपका देते थे, लेकिन कुछ तो बोलते थे नहीं हमको नहीं चिपकाना है, कौन सी फिल्म है, कौन है। आमिर इज अ फैंटास्टिक एक्टर, फैंटास्टिक डायरेक्टर और वो बहुत अच्छे मार्केटर भी हैं। आई हैव ऑलवेज सेड दैट आमिर खान इज द बेस्ट एडवर्टाइजिंग पर्सन आई हैव नेवर मेट। यही वो जज्बा था, यही वो जुनून था जो वक्त के साथ आमिर खान की पहचान बन गया। एक के बाद एक लगातार 13 हिट फिल्में देकर आमिर ने पहले ही बता दिया कि वो भरोसे और कमाई का दूसरा नाम है। शुरू में मेरे करियर में जो 3-4 फिल्में नाकामयाब आईं, उस वक्त मैं मायूस भी था और उस वक्त मैंने एक अहम फैसला किया कि मैं तभी फिल्म साइन करूंगा, ना मैं पैसे के लिए फिल्म साइन करूंगा, ना मैं शोहरत के लिए फिल्म साइन करूंगा, ना नाम कमाने के लिए, ना किसी बड़े बैनर को देख के या किसी नामी इंसान के साथ काम करूंगा। ये सारी चीजें मेरे जहन में नहीं होंगी। आमिर की 3 इडियट्स ने 400 करोड़ की कमाई करके बॉलीवुड के इतिहास में मील का पत्थर भी रख दिया। अरे भैया अरे चाचू ये नहीं है मुखिया जी, मौका है मौका। आमिर प्रोड्यूसर बने तो लगान ने इतिहास रच दिया। चूल्हे से रोटी निकाले के लिए चिमटे को अपना मुंह जलाहे पड़ी। जैसे झील में बहराए चंदा, जैसे भीड़ में अपने का कंधा,
डायरेक्टर बने तो तारे जमीन पर लाकर रुलाया। क्या बोलती और सुर लगाया तो सारे रोमियो कहने लगे, आती क्या खंडाला। सुन सुना आती क्या खंडाला, क्या करूं आगे में खंडाला। अरे घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे और क्या। बॉलीवुड ने यूं ही आमिर को मिस्टर परफेक्शनिस्ट का नाम नहीं दिया। जब कभी आप अकेले निकलते हैं आपको डरना नहीं चाहिए उस चीज से, क्योंकि जब मैं इस राह पे चला था तो उस वक्त नया नया लोगों को लगा था कि ये बहुत कम फिल्में साइन कर रहा है, एक वक्त पे एक ही फिल्म करना चाह रहा है, तो ये 1-2 साल टिकेगा, इसके बाद आउट हो जाएगा। तो जिस तरीके से काम करता था तो इंडस्ट्री के काफी जो एक तरीका था काम करने का उससे अलग हटके मैं अपना काम कर रहा था। तो शुरू में लोगों को लगा था कि ये ज्यादा टिक नहीं पाएगा। लोग कहते हैं कि वो एरोगेंट है और हर काम को बहुत रोक टोक के साथ करते हैं। इल्जाम ये भी लगे कि डायरेक्टर और स्क्रिप्टिंग के काम में अपनी टांग अड़ाते हैं, पर आमिर ने परफेक्शन का साथ कभी नहीं छोड़ा। सबसे पहले हम है राही प्यार के फिल्म के दौरान उन पर आरोप लगा। इस फिल्म को आमिर ने डायरेक्ट किया है, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही थी। मैं हमेशा मानता हूं कि डायरेक्टर जो होता है वो कैप्टन ऑफ द शिप होता है, और मैं हमेशा डायरेक्टर के हिसाब से ही काम करता हूं। इसीलिए मैं अपने डायरेक्टर्स को इतने ध्यान से चुनता हूं। लेकिन आमिर बॉलीवुड के शायद इकलौते ऐसे स्टार हैं जिन्हें फिल्में तो बेहतरीन मिली, लेकिन अवार्ड्स ने उनसे दूरी बनाए रखी। कयामत से कयामत तक के लिए बेस्ट डेब्यू एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड तो मिला, लेकिन उसके बाद तो मानो अवार्ड्स आमिर खान से रूठ गए हों। 90 के दशक का ये चॉकलेटी हीरो एक के बाद एक शानदार रोमांटिक और एक्शन सुपरहिट फिल्में देता गया। मुझे नींद न आए मुझे नींद न आए मुझे। माधुरी के साथ आई रोमांटिक फिल्म दिल में आमिर को फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेशन मिला। न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया। है मानता नहीं। 1991 में दिल है कि मानता नहीं के लिए मुश्किल बड़ी है रस्में मोहब्बत ये जानता ही नहीं। 1992 में एक बार फिर से नॉमिनेट हुए फिल्म जो जीता वही सिकंदर के लिए। पहला खुमार नया प्यार है नया इंतजार। शानदार अभिनय से आमिर ने हर किसी का मन मोह लिया, लेकिन इस बार भी फिल्म फेयर की ट्रॉफी उनसे दूर ही रही। ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। 8 बार आमिर नॉमिनेट हुए बेस्ट एक्टर के लिए, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगी। यहाँ से पालन खेत कितना दूर है? बैलगाड़ी में 28 घंटे मेम साहब, गांव की खटाना बस में 5 घंटे और राजा हिंदुस्तानी की टैक्सी में सिर्फ 3 घंटे मेम साहब। देसी पर देसी जाना नहीं। आखिरकार राजा हिंदुस्तानी के लिए उन्हें बेहतरीन अभिनेता का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। ये महज इत्तेफाक नहीं था, क्योंकि इससे पहले आमिर के नाम रंगीला, अंदाज अपना अपना, हम है राही प्यार के जैसी फिल्में भी थी, लेकिन राजा हिंदुस्तानी एक कमर्शियली हिट फिल्म थी। इसलिए आमिर को अवार्ड दिया गया और शायद इसी वजह से आमिर को अब अवार्ड्स रास ही नहीं आते। तो ऐसी बात नहीं है कि मैं अवार्ड्स सेरेमनीज में नहीं जाता हूं, लेकिन उन अवार्ड सेरेमनीज में हाँ मैं नहीं जाता हूं जहां पर मेरे दिल में वैल्यू नहीं है उन अवार्ड्स के लिए। अर्ज है दवा भी काम न आए कोई दुआ न लगे, मेरे खुदा किसी को प्यार की हवा न लगे।
आखिर सरफरोश को कोई कैसे भूल सकता है। जब रीमेक और आइटम नंबर के खुमार में बॉलीवुड डूबा हुआ था तो सरफरोश एक नई बयान लेकर आई। देखो वीरन और वो आदिवासी हमारा प्रॉब्लम नहीं है। आमिर ने शानदार अभिनय किया और फिल्म हर किसी की पसंद बन गई। मैं इस पर कोई टक्कर नहीं लेता। नेताजी को 3 दिन तक रिमांड रूम में बंद रखना और अरेस्ट मत दिखाना। जौनपुर से आ रहा हूँ, यहाँ के जाऊंगा। टाइम में मार्केट घड़ी क्यों देख रहे हो भाई, देरी हो रही क्या? गुड आफ्टरनून बोलना था, पहले गुड मॉर्निंग बोल दिए कि आप पहली बार मिले। ये है प्योर और सिंपल तरीका नौकरी पाने का। कौन मारेगा सेल्स की बाजी? लखनऊ और वाराणसी के ऑडिशंस में सुखैम प्रेजेंट्स ईटीवी सेल्स का बाजीगर जल्द आ रहा है सिर्फ ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। Brought to you by Sukham in partnership with दैनिक जागरण, associate sponsor Liberty Food Fashion। आम खबरों से अलग ऐसी खबर, दमदार है जिसका वजूद, जिसमें हैसियत है लोगों पर बड़े पैमाने में असर करने की, वही खबर है विशेष। देखिए इस समय पर लखनऊ और देहरादून दोनों राजधानी शहर जिनके नस नस में है रफ्तार। कामकाज से जब मिले फुर्सत हर खासो आम जानना चाहता है राजधानी की हर एक घटना, हर एक बात जिनसे दिन भर रही हलचल। इसलिए देखिए राजधानी से इन समयों पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। आबादी करीब 20 करोड़, फिर भी रह गए पिछड़े। कमी नहीं है संसाधनों की, फिर भी नहीं सुधरे हालात। आजादी से आज तक चलता रहा वादों और दावों का सिलसिला। मिला कुछ, अधूरा रह गया बहुत कुछ। कहाँ रह गई कमी? क्यों रह गए अल्पसंख्यकों की तरक्की के ख्वाब अधूरे? देखिए सरकारों के दावों और हालात की सच्चाई दिखाता कार्यक्रम अधूरे ख्वाब इस समय पर। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। हिमरत यानी एक्स्ट्रा कूल, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक। राजनीति की बिसात जहाँ सजती है रोज, हजार कठिनाई में भी जो हंसता है रोज, बार बार बिखर के भी जो संभलता है रोज, कहने सुनाने के साथ जो सुनता है रोज। अपना यूपी देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं हर निर्माण के लिए आदर्श राष्ट्रीय की बात, फख्र है ताकत। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। मोबाइल, मोबाइल फॉर मी। देखिए ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 823, एयरटेल पर चैनल नंबर 289, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 163, बिग टीवी पर चैनल नंबर 416, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 782। देखिए आपका अपना चैनल। अगर आपको इंसोम्निया की परेशानी है, सबसे पहले तो चिंता छोड़ दें, टेंशन छोड़ दें, जीवन में खुश रहें, आनंदित रहें, आधी समस्या वही दूर हो जाएगी। अगर आप घर में हैं या घर से बाहर से भी आ रहे हैं तो इमीडिएटली सबसे पहले अपने फेस को खूब अच्छे से टैप वाटर से ही धो लें। अगर आपके पास वक्त है तो रोज वाटर रख लें, उससे फेस को क्लीन करें। जानने के लिए देखिए संगनी फॉर टुडेज वुमेन दोपहर 3:30 बजे। इस
कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं। सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक हिमरत्न यानी एक्स्ट्रा। तो जब आज मैं अपने आप को देखता हूं तो मुझे कभी कभी यकीन नहीं होता कि मैं कैसे यहां तक पहुंचा हूं, और मुझे बड़ी दिली खुशी होती है कि मैं लोगों को का मनोरंजन कर पाया हूं, लोगों को खुशी दे पाया हूं, उनकी जिंदगी का एक हिस्सा बन पाया हूं। हिंदुस्तान के हर इंसान के दिल में मैंने एक जगह बनाने की कोशिश की है और मुझे उस बात की बड़ी खुशी होती है। और इसीलिए मैं ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूं, अपने कलीग्स का शुक्रिया अदा करता हूं जिनके साथ मैंने काम किया है, जितने मेरे डायरेक्टर्स, राइटर्स, टेक्नीशियंस हैं, अपनी ऑडियंस का शुक्रिया अदा करता हूं। और उससे मेरा दिल नहीं भरता वो शुक्रिया अदा करने से, क्योंकि ये सारा जो हुआ है वो इन सब चीजों की वजह से हुआ है। फिर 2001 के बाद 4 साल के ब्रेक के बाद आमिर मंगल पांडे लेकर आए। फिल्म फ्लॉप हो गई। सबको लगने लगा कि शायद बॉलीवुड का ये सितारा अपनी चमक खो चुका है। जागी है बगिया तो जागे हैं पेड़ और जागी है पेड़ों की छांव। मंगल 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 हो। लेकिन साल 2006 में रंग दे बसंती का डीजे पूरी तैयारी के साथ आया था। He's a kind of actor. I would compare him with not only his contemporaries but his seniors and his juniors all over the world. And I think he stands his ground. He's got his own island where he has his own flag flying called Amir Khan. And there's no doubt about that. एक फितरत आमिर खान की ये भी है कि वो अपनी फिल्मों में हीरोइन कौन है इससे ज्यादा स्क्रिप्ट और डायरेक्शन को तवज्जो देते हैं। मेरे लिए कहानी ज्यादा अहमियत रखती है, फिल्म ज्यादा अहमियत रखती है। शाबाश, छोटी छोटी आंखें और बड़े बड़े सपने। हाँ अर्जुन, हम सपना देखा थे और सपने वही साकार कर पावे हैं जो ने देखा था। बतौर प्रोड्यूसर आमिर ने अपना करियर 2001 में फिल्म लगान से शुरू किया। रहना ये रस्ते तरसते हो, तू आ जा रे, इस धरती का है राजा तू, ये बात जान ले तू। जो न सिर्फ एक हिट फिल्म थी बल्कि उसे बेस्ट पॉपुलर फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड भी मिला। मितवा सुन मितवा, तुझको क्या डर है रे, ये धरती अपनी है, अपना अंबर है रे। इस फिल्म को अकादमी अवार्ड के लिए बेस्ट फॉरेन फिल्म की कैटेगरी में भी रखा गया। जब आप APPLE एप्पल पढ़ती है तो आप अपने दिमाग में एक लाल लाल एप्पल बना लेते, लेकिन यही कारवां खत्म नहीं हुआ, इसलिए मतलब नहीं समझ पाते। कभी बातें जैसे दादी नानी, कभी चलते जैसे मम्मम पानी, कभी बन जाए भोले सवालों की झड़ी। उसके बाद 2007 में तारे जमीन पर जब आई तो हर किसी की आंखें नम हो गई। एक दिल को छू जाने वाली कहानी, बेहतरीन निर्देशन और शानदार अभिनय। पहले अमोल गुप्ते इस फिल्म के निर्देशक थे, लेकिन आमिर को अमोल का काम पसंद नहीं आ रहा था। या खड़ा कोई, और आखिरकार आमिर ने खुद ही कमान संभाल ली। नतीजा एक बेहतरीन फिल्म दर्शकों के सामने थी। आमिर ने अगर वो आर्टिस्ट बने हैं पिक्चर के अंदर, तो इस वक्त तो मुझसे तो बेटर हो ही गए होंगे, क्योंकि वो हर चीज बहुत सीरियसली लेते हैं। अगर वो परफेक्ट जब तक वो हो नहीं जाए किसी चीज के ऊपर तो वो करेंगे। मैंने उनको हाल ही में देखा है टीवी प्रमोशंस के ऊपर कि वो तबला भी बजा रहे थे, वो पियानो भी बजा रहे थे, वो ड्रम्स भी बजा रहे थे। मुझे पता नहीं कि ये कब सीख लिया उन्होंने।
फिल्मों का प्रमोशन भी आमिर बखूबी करते हैं। जिस तरह से आमिर ने 3 इडियट्स और गजनी जैसी फिल्मों का प्रमोशन किया, उसके बाद तो बॉलीवुड में हर सितारा बस यही चाहता था कि उसे भी कोई ऐसा फंडा हाथ लग जाए जिससे वो आमिर की तरह जबरदस्त प्रमोशन कर सकें। क्योंकि पीपली लाइफ और डेली बेली से आमिर ने ये साबित कर दिया है कि वो ही हैं बॉलीवुड के सबसे परफेक्ट खान। चलिए आप शुरू करिए, मैं ज्वाइन बैठे हैं मिलके सब यार अपने, सबके दिलों में अरमाए है वो जिंदगी में कल क्या बनेगा, हर एक नजर का सपना ये है कोई इंजीनियर का काम करेगा, बिजनेस में कोई अपना नाम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। मैं खुद नहीं जानता मेरी मंजिल। थैंक यू सर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे देश भगत यूनिवर्सिटी पंजाब, योर फ्रीडम टू ग्रो। सिर्फ आस पड़ोस की खबरें ही नहीं, एक जिम्मेदार नागरिक के लिए प्रदेश के साथ देश भर की खबरें भी जरूरी, क्योंकि आपका वास्ता है उनसे। इसलिए देखिए राष्ट्रीय समाचार इस समय पर। नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। यों डॉक्टर मनमोहन सिंह पर बदनामी वाली बातों का अब असर नहीं होता होगा, इसलिए कि सत्ता में जो लंबे समय से चल रहा होता है वह खुशफहमियों में जीता है। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी सभी प्रधानमंत्री रहते हुए चौतरफा हरा ही हरा देखते थे। घोटालों, विवादों और बदनामी की खबरों के बीच ये सोचते थे कि ये सब विरोधियों की साजिश है। बावजूद इसके डॉक्टर मनमोहन सिंह ने हाल में जो ढीठपना बताया है वह हद है। अश्विनी कुमार के इस्तीफे की मांग को उन्होंने सिरे से खारिज किया, यानी सरकार की कितनी ही कलई खुले उन पर कोई असर नहीं होना है। संसद ठप है, आर्थिकी बदहाल है। देश विदेश, आर्थिकी और राजकाज की हर मोर्चे में डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रति निराशा बनी है, मगर डॉक्टर मनमोहन सिंह ऐसा नहीं सोचते। मनमोहन सिंह नहीं मानते कि कानून मंत्री ने सीबीआई डायरेक्टर को बुलाकर गलत किया या जेपीसी के अध्यक्ष चाको को विपक्ष को भरोसे में लेकर काम करना था। डॉक्टर मनमोहन सिंह और उनके सत्ता प्रतिष्ठान का ये रवैया कई सवाल पैदा करता है। आज इन्हीं पर चर्चा है, मगर उससे पहले सुर्खियां व राजकाज है और शुरुआत सत्ता गलियारों की गपशप से करते हैं। संचार घोटाले की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति का क्या होगा? क्या इसका कार्यकाल बढ़ाया जाएगा? एक बड़ा सवाल यह भी कि क्या पीसी चाको अध्यक्ष पद से हटेंगे और उनकी जगह किसी नए नेता के कमान में फिर से काम होगा? ये सवाल इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि आखिरी मीटिंग में भी गतिरोध नहीं खत्म होने वाला है। विपक्ष की मांग पूर्व संचार मंत्री राजा को बुलाने की है। बिना राजा को बुलाए जांच पूरी नहीं हो सकती है और यह बात सपा के मुलायम सिंह यादव भी कह रहे हैं। अगर वे सरकार का साथ नहीं देते हैं तो जेपीसी में सत्ता पक्ष अल्पमत में है। जेपीसी के सदस्यों का कहना है कि मसौदा रिपोर्ट में 27 जगह राजा के नाम का जिक्र किया गया है और उन्हें ही बतौर गवाह नहीं बुलाया गया। मुश्किल यह भी है कि अगर राजा को बुलाया गया तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को कटघरे में खड़ा करेंगे। फिर इन दोनों को बुलाने का दबाव बढ़ेगा या रिपोर्ट इनके खिलाफ लिखनी होगी।
जिससे सरकार संकट में आएगी। इन दोनों को बुलाने से रोकने के लिए कांग्रेस के सदस्य अटल बिहारी वाजपेयी और उनके तमाम संचार मंत्रियों को बुलाने की मांग करेंगे। जेपीसी में भाजपा के एक सदस्य ने कहा कि वे स्ट्रेचर पर वाजपेयी को लाने के लिए तैयार हैं, लेकिन चाको राजा को बुलाएं। अब चाको की स्थिति साफ छुछुंदर वाली है। राजा को न बुलाएं तो रिपोर्ट खारिज होगी, बुलाएं तो सरकार संकट में आएगी। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वो किसी योजना के तहत पूरे देश में नहीं घूम रहे हैं, लेकिन उनके भारत भ्रमण का रूट देखें तो उसमें एक खास किस्म का ट्रेंड साफ दिख रहा है। उन्होंने गांधीनगर से निकलकर दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु में जनसभाओं को संबोधित किया है। उनको मुंबई भी जाना था, लेकिन ऐन मौके पर उनका मुंबई का कार्यक्रम टल गया था। अब फिर उनका अगला पड़ाव मुंबई है, जहां वो एक बड़ी रैली करेंगे। इसी तरह उनका सबसे ज्यादा विरोध करने वाले उन्हीं के पार्टी के सहयोगी नीतीश कुमार भी महानगरों में भटक रहे हैं। उन्होंने पिछले कुछ समय में दिल्ली में 2 रैलियां की है और मुंबई में 1 रैली की है, और नरेंद्र मोदी के मुंबई के प्रस्तावित सभा के बाद वो एक बार फिर मुंबई जाने वाले हैं। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार दोनों अपने आप को प्रधानमंत्री पद के रेस में नहीं बता रहे हैं, लेकिन जानकारों का मानना है कि दिल्ली मुंबई की उनकी दौड़ अगले लोकसभा चुनाव के बाद की उनकी राजनीति को बताने वाली है। महानगर का मैसेज पूरे देश में जाता है, इसलिए बार बार इनकी सभाएं दिल्ली मुंबई में हो रही हैं। संसद में मुख्य विपक्षी भाजपा की संसदीय राजनीति में तालमेल नहीं दिख रहा। लोकसभा में जहां भाजपा दूसरी विपक्षी पार्टियों के साथ हंगामा करके सदन स्थगित करा रही है, वहीं राज्यसभा में भाजपा बहस में हिस्सा ले रही है। सरकारी नौकरियों में आरक्षण का जहां पार्टी ने लोकसभा में विरोध किया, वहीं राज्यसभा में पार्टी ने इसका समर्थन किया। बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत के पहले दिन लोकसभा में कार्यवाही शुरू होते ही स्थगित हो गई। प्रश्नकाल, फिर शून्यकाल और फिर भोजनावकाश के 3 बार के स्थगन के बाद सदन पूरे दिन के लिए स्थगित हो गई। लेकिन राज्यसभा में शाम तक बहस हुई। महिला सुरक्षा के मसले पर चर्चा चली। बताया जा रहा है कि शाम में बहस खत्म कराकर राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष अरुण जेटली और संसदीय कार्य राज्य मंत्री राजीव शुक्ला आईपीएल की एक मीटिंग में हिस्सा लेने गए। जानकार सूत्रों के मुताबिक पार्टी के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा ने पार्टी की संसदीय दल की बैठक में यह मुद्दा उठाया और लाल कृष्ण आडवाणी ने भी उनका साथ दिया। इसके 2 कारण बताए जा रहे हैं। पहला कारण तो यह है कि राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष अरुण जेटली अपनी इमेज एक गंभीर संसदीय नेता की बनाना चाह रहे हैं। उनकी आगे की राजनीति में इसका फायदा होगा। यह भी कहा जा रहा है कि उन्हें भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का अध्यक्ष बनना है, इसलिए वे राजीव शुक्ला के साथ संबंध ठीक रखना चाहते हैं। अब आज की ताजा सुर्खियां हैं, ये लीक से हटकर है। इनसे देश की दशा दिशा के हाल बूझ सकेंगे। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में लगातार संसद की कार्यवाही स्थगित कर रहा विपक्ष वित्त विधेयक पास कराने के लिए तैयार हो गया है। स्पीकर मीरा कुमार की बुलाई बैठक में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच इस बात पर सहमति बन गई है कि कल वित्त विधेयक पेश करके पास करा लिया जाए, ताकि इस साल के सरकारी खर्च को मंजूरी मिल सके। स्पीकर के साथ बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने इस बात से इनकार किया कि वित्त विधेयक पास कराने के बाद संसद अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि संसद 10 मई तक चलेगी, क्योंकि सरकार को कई और वित्तीय विधेयक पास कराने हैं। कमलनाथ ने कहा कि रेलवे बजट और मंत्रालयों के अनुदान मांगों को मंजूर कराना है। उन्होंने उम्मीद जताई कि संसद में कामकाज होगा। आज लगातार 6ठे दिन भी संसद के दोनों सदनों में कोई कामकाज नहीं हुआ। कोयला घोटाले की जांच की सीबीआई रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ के मसले पर मुख्य विपक्षी भाजपा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कानून मंत्री अश्विनी कुमार का इस्तीफा मांगती रही, तो कुछ पार्टियों के सांसद लद्दाख में चीनी घुसपैठ के मसले पर हंगामा करते रहे। अलग तेलंगाना राज्य के लिए भी संसद में हंगामा होता रहा। विपक्षी पार्टियों के इस हंगामे की वजह से 3 बार के स्थगन के बाद संसद के दोनों सदन दिन भर के लिए स्थगित कर दिए गए। कोयला घोटाले की जांच रिपोर्ट सरकार के साथ साझा करने की जानकारी देने वाले सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा के हलफनामे पर कल अहम सुनवाई होगी। 26 अप्रैल को सीबीआई निदेशक ने हलफनामा जस्टिस आरएम लोढ़ा की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने जमा किया था, जिसमें उन्होंने माना था कि कानून मंत्री ने और कोयला व प्रधानमंत्री कार्यालय के एक अधिकारी ने रिपोर्ट देखी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस रिपोर्ट को किसी के साथ साझा करने से मना किया था। अगर इस रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई तल्ख टिप्पणी की तो कानून मंत्री की कुर्सी खतरे में पड़ सकती है। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह ने एक बार फिर लद्दाख सेक्टर में चीनी घुसपैठ का मुद्दा उठाया। उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि वह अक्षम और कायरों की तरह चुप बैठी है। मुलायम ने केंद्र सरकार को ललकारते हुए कहा कि वह उठे और खदेड़ कर चीनी सैनिकों को भारतीय सीमा से बाहर करे। मुलायम सिंह ने यह भी कहा कि भारत को ज्यादा बड़ा खतरा पाकिस्तान से नहीं बल्कि चीन से है। मुलायम ने विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की चीन यात्रा पर सवाल उठाते हुए कहा कि वे वहां क्या करने जा रहे हैं, क्या भीख मांगने जा रहे हैं। मुलायम ने दावा किया कि वे 8 साल से चीन का मुद्दा उठा रहे थे, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी।
पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय कैदी सरबजीत सिंह की हालत में 3 दिन के बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ है। इस्लामाबाद में भारतीय राजदूत ने कहा कि सरबजीत की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है। सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार चाहती है कि उसका इलाज भारत में कराया जाए। सरकार का कहना है कि सरबजीत पाकिस्तानी जेल में बंद भारतीय नागरिक है और उसे इलाज के लिए भारत लाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने मीडिया की इन खबरों का खंडन किया है कि 4 डॉक्टरों की टीम ने कहा है कि सरबजीत को इस हालत में यात्रा